चलिए, सोमवार की सुबह इस नए हफ्ते की शुरुआत होने जा रही है और काफी कुछ इंपॉर्टेंट है इस हफ्ते, पर उसमें एक कांस्टेंट ऑफ लेट बना हुआ है, वो है वेस्ट एशिया क्राइसिस और उससे रिलेटेड तमाम डेवलपमेंट्स। वीकेंड तो खास तौर पे उस फ्रंट पे बड़ा इंटरेस्टिंग था। हॉर्मुज का ब्लॉकेड हटा, बंद हुआ और शायद पिछली बार से ज्यादा कस के बंद हो गया, इस तरह के अपडेट्स चल रहे थे। क्या हुआ इस वीकेंड में, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेके वो पीस टॉक्स को लेकर अपडेट्स हैं क्या, सब कुछ उस पर बातचीत होनी है। दूसरा, चेक कर रहा था क्योंकि अप्रैल की 20 तारीख के पार जा रहे थे, तो मंथली एक्सपायरीज का शेड्यूल, वो कैलेंडर आपकी स्क्रीन पर है। अगले हफ्ते दोनों एक्सचेंजेस की मंथली एक्सपायरी है, इस हफ्ते वीकली एक्सपायरी की ही तैयारी करनी है हमको। तीसरा और एक और इंपॉर्टेंट, रिजल्ट सीजन के फ्रंट पे दोनों दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स के नंबर सैटरडे को आए। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, खुलते ही उन नंबर्स पर रिएक्ट करना है। उसके साथ साथ रिजल्ट हेवी वीक हमारे सामने खड़ा हुआ है। इस हफ्ते निफ्टी की 7 कंपनीज के तिमाही नतीजे आने, जिसमें इंफोसिस, एक्सिस बैंक जैसे इंपॉर्टेंट नंबर्स लाइंड अप आपको नजर आएंगे। हाँ, इस बीच लास्ट वीक के निफ्टी का परफॉर्मेंस एक बार स्क्रीन पर देता हूं आपकी। कहते हैं ना, वो टसल है बुल्स और बियर्स के बीच में, पूरा पिछला हफ्ता उसको बयां करता हुआ आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। हाँ, पलड़ा अब तक बुल्स का भारी है क्योंकि वीक ऑन वीक परफॉर्मेंस अभी भी स्क्रीन पर है। पिछला हफ्ता बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट वीक था जब भारतीय बाजार उछाल के साथ सेशन की समाप्ति करते हुए नजर आए, या वीक ऑन वीक गेन्स के साथ समाप्ति करते हुए नजर आए। पर हाँ, ये पिछले हफ्ते तक की कहानी थी। वीकेंड के डेवलपमेंट्स हैं तो थोड़े कंसर्निंग, उस पर अभी बातचीत कर रहा हूं। उससे पहले क्यूज दिखा देता हूं। गिफ्ट निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पे। वीकेंड भूल जाइए कि कितनी तेजी थी, क्या थी। निचोड़ यह है कि हम महज 1/3% या शायद हो सकता है 100 पॉइंट के उछाल के साथ इस नए सेशन की, इस नए हफ्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे एशियन पीयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। इस समय सुबह का कामकाज दिखाइए क्विकली। मिला जुला सा एशिया में कामकाज हो रहा है और यूएस के मार्केट्स। फ्राइडे को तो खैर बहुत अच्छा सेशन था, सब माहौल ही बदला हुआ था। स्ट्रेट खुल गया है, सारे जहाज की आवाजाही चल रही है, ऐसी खबरें आ गई थी। तो इसको जरा निगेट कर दीजिए। 1.25 से 2% का उछाल यूएस के मार्केट्स में। पर आज सुबह के फ्यूचर्स ठंडे पड़ने शुरू हो चुके हैं। 2/3 से 1% के दबाव के साथ यूएस के बेंचमार्क्स इस समय कामकाज करते हुए। हाँ, फिर भी तब और आपका हैंडओवर फिर भी आपको डिसेंट लगेगा इक्विटीज के लिहाज से, क्योंकि जहां छोड़ा था उससे ऊपर ही यूएस अभी भी कोर्स करेक्ट करने के बावजूद कामकाज कर रहा है। सारा निचोड़ ब्रेंट से समझ लीजिए। हम छोड़ के गए थे ब्रेंट को $96.5 पे। आज सुबह का ताजा ब्रेंट 95.5 पे महज $1 कूल ऑफ हुआ है। वो 90 के नीचे स्लिप होना वो सब कहानी है, भूल जाइए। हम वहां जहां छोड़े थे मोटा मोटी सारी चीजें वहीं आके स्टैक अप होनी शुरू हो गई हैं। तो हुआ क्या, मैंने तो वीकेंड पे ये तक पढ़ा था कि भारतीय जहाजों के पीछे भी पड़ गए थे। तो भाई साहब, ये सब डेवलपमेंट्स हो क्या रहे हैं? पीस स्टॉक्स हो रही है नहीं हो रही है, हॉर्मुज खुला है नहीं खुला है, चल क्या रहा है? सस्पेंस इसी बात पे बना हुआ है। आशीष, गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग। और पहले तो आज सुबह के डेवलपमेंट्स आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर यह लिखा था कि एक ईरान की कार्गो जहाज़ को यूएस की नौसेना ने जब्त कर लिया है। यूएस के सेंट्रल कमांड के मुताबिक जो है, उन्होंने पहले तो इस जहाज़ को चेतावनी दी थी कि वो आगे ना बढ़े, लेकिन 6 घंटों तक जब उन्होंने इस चेतावनी को माना नहीं, उसके बाद फिर उन्होंने उस जहाज़ के इंजन रूम पर फायरिंग की और फिर जाकर के यूएस की नौसेना ने उस जहाज़ को जब्त कर लिया है। और फिर अब जाकर के उस जहाज़ में ऐसा है क्या, वो जाकर के उसकी जांच कर रहे हैं। कल पहले तो जब ये जो गोलीबारी चलने का सिलसिला हुआ, जहां पर यूके के जहाज़ और भारत के जहाज़ों पर भी गोलियां चलाई गई आईआरजीसी की तरफ से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो ये कहा कि ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे प्रतिनिधि जो है इस्लामाबाद जाएंगे आज शाम को और फिर दूसरे दौर की बातचीत मंगलवार को होगी पाकिस्तान में। ये डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान था और साथ ही साथ एक धमकी भी थी कि ईरान भले ही ये सारी धमकियां देता रहे, लेकिन इससे नुकसान उन्हीं को हो रहा है। $500 मिलियन प्रतिदिन का नुकसान जो हो रहा है वो हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा, और हमने उन्हें एक फेयर और रीजनेबल डील ऑफर की है। अगर वो ले ले तो ठीक है, वरना फिर हमारा जो सबको तबाह करने की जो हमारी चेतावनी थी वो तो अभी भी टेबल पर बनी हुई है। ये
एक बात डोनाल्ड ट्रंप ने कल शाम को कही थी, तो जिसके जवाब में ईरान के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है उन्होंने ये लिखा कि ये जो यूएस जो हरकतें कर रहा है ईरान के बंदरगाहों पर से जो जहाज़ निकल रहे हैं और वहाँ जा रहे हैं उन्हें रोकने का, वो एक वॉर क्राइम तक को जो है अमाउंट करता है और यूएन चार्टर के आर्टिकल 24 को वायलेट करता है और साथ ही साथ एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का भी एक जो है सबब बन जाता है। लेकिन क्या ईरान इस बातचीत में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं, इस बात पर बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स आ रही है। उनकी एक ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है इरना, जो उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट्स चल रही है कि दूसरे दौर की बातचीत होगी वो गलत है। और उन्होंने किसी सोर्स को ये नहीं बताया कि कौन से सोर्स है क्या है, लेकिन उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर यही चीज़ लिखी है। अमेरिका ने जो है जो शर्तें उन्हें माननी थी वो उन्होंने मानी नहीं, जिस वजह से इस हालात में जो वो ब्लॉकेड कर रहे हैं और फिर जो है कॉन्स्टेंटली जो है अपना स्टांस बदल रहे हैं, अनरीजनेबल डिमांड्स रख रहे हैं, उन सब के बीच में बातचीत करना और उस बातचीत का कोई मीनिंगफुल निष्कर्ष निकल कर आना बहुत मुश्किल है। दो चीजें, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मतलब इस समय जहाज की आवाजाही एकदम ठप पड़ गई, जी है ना, कुछ नहीं हो रहा। दूसरा, बातचीत के लिए यूएस डेलीगेशन आ रहा है, ईरान का कंफर्मेशन नहीं। अब उसमें तो पहले जेडी वैंस नहीं आ रहे थे, फिर जेडी वैंस आ रहे हैं, वही सेम डेलीगेशन आ रहा है। ये आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ बातचीत करके आ रहे होंगे, बेइज्जत होने तो आ नहीं रहे होंगे। लेकिन अब तक यही बात है, ईरान ने अब तक इस बारे में कोई कंफर्मेशन ही नहीं दिया है कि हमारा दल जाएगा लास्ट टाइम फंसा रखा था, फंसा, हाँ वो सस्पेंस लास्ट तक बनाया हुआ था। अब आप इस तरह से अब ये खबरें हैं, नैरेटिव है, आप मानकर चल लीजिए, क्योंकि फ्राइडे को भी जो हुआ वो भी एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ही आप कह लीजिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणा की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, उससे 20 मिनट पहले किसी ने 325 मिलियन के S&P 500 के लॉन्ग्स खरीद लिए थे और लगभग 760 मिलियन के ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स बेच डाले थे, और फिर घोषणा हुई तो उनको फायदा हो गया और फिर सारे बाजार चल गए, सब हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद बाजार बंद होने के बाद ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर है उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये जो सारी हरकतें वो कर रहे हैं वो गलत है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है हमने। वहां पे सेबी जैसा वॉचडॉग नहीं है? SEC तो है, पहले हमने पिछले हफ्ते कहा भी था कि जांच चल रही है, लेकिन अब क्या जांच होगी वो तो हम और आप जानते हैं। लेकिन ये सारी बातें हैं, अब तक इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि ईरान बातचीत करेगा नहीं करेगा। लेकिन अब बाजार की कमेंट्री देना भी मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको पता है कि किसी ना किसी को सारी जानकारी पहले से होती है। जब कोई खबर आनी होती है उससे पहले वो पोजीशन ले लेते हैं, अपना पैसा बना लेते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। ये है ग्लोब की सारी तस्वीर। ले दे के अनिश्चितता और बढ़ गई है, मूड थोड़ा सा खराब ही है जैसा फ्राइडे को छोड़ के गए थे, क्योंकि फ्राइडे एटलीस्ट होप तो राइड कर रहे थे। ठीक है, ये कहानी है ग्लोब की, थोड़ा सा कॉशियस रहिए भाई। अभी अपडेट्स अवेटेड होंगे, वो बातचीत को लेकर, इस्लामाबाद टॉक्स राउंड 2 को लेकर अब उस पर नजरें रहेंगी। स्ट्रेट तो पूरा ही बंद हो गया है, अब तो हमारी भी आवाजाही बंद हो गई है। ऐसे में अच्छा लाइए जरा फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पर स्क्रीन पर रखिएगा। वो पॉजिटिव अंडरटोन बना हुआ था पिछले हफ्ते भारतीय बाजारों में। इवन फ्राइडे को स्ट्रॉन्ग नोट पे क्लोज हुआ, दिन भर तेजी थी, फाइनली सेशन दिन के हाईस पे समाप्त होता हुआ नजर आया और बढ़िया ब्रॉड बेस्ड बाइंग थी फ्राइडे को। लेकिन ये हिस्ट्री है, अब करना क्या है ये वीरू से समझ लेते हैं। वीरू भाई साहब, गुड मॉर्निंग। आपने हॉर्मास की कमेंट्री समझ ली है, इस कमेंट्री की अनसर्टेनिटी के बीच में अप्रोच क्या होगा? गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, पहले आते हैं शुक्रवार के क्लोज पे, एक अच्छा क्लोज है ना। थीम क्या रही उस ट्रेड की? अगेन बाइंग डिप्स, ट्रैजेक्टरी थी बेस वन, दैट वाज 24139.086, वहां गया, बेस बनाया, बाइंग आई, पहले रेंज को बाइसेक्ट किया 296 को और 366 ये टारगेट था, उसको अचीव किया, बिल्कुल डॉट उस पर क्लोज है, शानदार क्लोज। क्लोज के पीछे के स्टैट्स को देखते हैं क्योंकि उनका बड़ा किरदार रहेगा आज की स्ट्रेटेजी में भी आशीष। देखिए FIs की बाइंग आ रही है, नाउ इट्स बिकमिंग अ ट्रेंड, दैट्स गुड। FIs की जब बाइंग आती है तो बाजार में मोमेंटम होता है, उस चीज को आप ध्यान रखिएगा। 683 करोड़ रुपए की बाइंग, लेकिन सरदर्दी है DII 4721 करोड़ रुपए का। आप कहेंगे जनाब शुक्रवार को भी हम चले बिल्कुल चले, लेकिन इसको रखिएगा फिगर्स को। FIs की सेलिंग का DIs की सेलिंग का आना आशीष इंट्राडे कोलैप्सिस को स्पॉन्सर करता है। एक बात याद रखिएगा, आपकी रणनीति में अब होना चाहिए रिट्रेसमेंट ड्यूरिंग द डे, कंसोलिडेशंस के फेज ये आएंगे, इस बात की अगर आप देखें तो ये पुष्टि करते हैं DIs के आंकड़े। बाकी अगर आप FIs के स्टैट्स को देखें, वेदर इट्स इंडेक्स, उन्होंने इंडेक्स को बाय किया करीब 1278 करोड़ रुपए का, 8400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काट लिए, 372 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, नेट शॉर्ट रिड्यूस होकर अगर आप देखें तो करीब 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख के आसपास, और
स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी तरफ से करीब 1000 करोड़ रुपए की बाइंग है। एंड मोस्ट स्पेशली जो चीज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कॉल शॉर्ट कवर किया और पुट शॉर्ट किया। यानी उनकी तरफ से एक अग्रीमेंट था निफ्टी के अपसाइड के लिए, एक अग्रीमेंट था। एफआईएस के स्टैट्स उस अपसाइड को इंडिकेट करते हैं, लेकिन डीआईएस की जो सेलिंग है वो थोड़ा बहुत इंट्राडे कोलैप्सेस लेके आएगी, इस बात को याद रखिएगा। अब आते हैं हमारे स्ट्रक्चर पे। इस स्ट्रक्चर में एक वीकेंड पे एक तड़का लगा, हमें शुक्रवार की वो घटना, गिफ्ट निफ्टी का 400 अंक ऊपर जाना, क्रूड का रिट्रेसमेंट, दैट एक्स्ट्रा प्रीमियम इज नॉट विद अस नाउ, वो हमारे पास नहीं है अब। ठीक है, अब आते हैं हम अपने बैक ऑन ट्रैक। अगर कुछ नहीं है तो हमें अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस पे प्ले करना पड़ेगा। आशीष, यहां से 400 पे भी कॉल आइटर्स हैं, 500 पे भी कॉल आइटर्स हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, एफआईएस ने अपनी शॉर्ट कॉल को कवर किया है, सो एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। पुट शॉर्ट कहां पर है? सबसे स्ट्रॉन्ग पुट शॉर्ट 24,300 पे आई है, 200 पे आई है। हमें अपना बेस भी तय करना पड़ेगा। लिखिए ये पिरामिड्स। देखिए, अपनी कमेंट्री को मैं आज एक लेवल तक सीमित रखूंगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि इंडेक्स वहां पे आके क्या करेगा। पिरामिड्स में आपको सबसे बड़ा कॉल आइटर नजर आएगा 24,500 पे। सो एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ 24,500 पे फोकस कर रहा हूं। ये देखिए सबसे बबड़ा कॉल राइटर, और पुट राइटर कहां खड़े पे? 24,200 पे। यानी टेक्निकली अगर आप उस एक्स्ट्रा प्रीमियम वीकेंड की डेवलपमेंट को हटा दें तो नाउ योर बेस लाइज एट 24,200 एंड रेजिस्टेंस एट 24,500। लेके आइए लेवल्स। RS1 को हम अभी गिफ्ट निफ्टी की तुलना में एडजस्ट नहीं करेंगे आशीष। मैं अपने RS1 को वहीं प्लेस करूंगा जो स्टैट्स कहते हैं। स्टैट्स कहते हैं कि अगर RS1 बाइसेक्ट होता है, देखिए क्योंकि उसका एक किरदार है, उसको निभाना है हमें। 392 433, अगर आप इसके ऊपर टिक गए देन अ स्विंग टुवर्ड्स 489 एंड 515 इज पॉसिबल। 515 क्या है? कॉल आइटर्स जोन एस्टेब्लिश किया मैंने यहां पे। और दूसरी बात, 515 इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, आपके इस पूरे एंटायर जोन का कैप है। अगर ये बाइसेक्ट होता है तो याद रखिएगा, अगर हम इसके ऊपर क्लोज होते हैं तो याद रखिएगा हमारे अपने ग्राउंड पे, अपने फैक्टर्स पे हम प्रोसीड करेंगे दो एवरेजेस की तरफ। वो कमेंट्री में लिख दूंगा बाद में। दैट्स 24676, दैट्स 100 डेमा, और 820, दैट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। बट वो कब होगा? वो इस 515 को बाइसेक्ट करने के बाद, क्योंकि उसके बाद टेक्निकली बहुत कोई बड़ा हर्डल नहीं होगा। और ऑप्शन राइटर्स तो एक अग्रीमेंट दे ही रहे हैं, तो बात ये हो गई। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, फेल टू क्रॉस RS1 ड्यूरिंग द डे और RS2 इन एनी केस विल स्पॉन्सर, क्या लेके आएगा? बेस 1। ये कभी भी आ सकता है। मैं अभी भी आशीष, यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के मद्देनजर जब तक बुधवार तक डील नहीं होती, मैं स्केप्टिकल रहूंगा उस फ्रंट को लेकर। तो वो बेस 1 कभी भी स्पॉन्सर कर सकता है, उस चीज के लिए आप रेडी रहिएगा। बेस 1 डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे मेंशन कर दीजिए प्लीज। अब लेके आते हैं बेस 1 क्या था हमारा? 50 डेमा पुट राइटर्स का जोन। निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक में कॉल कंसेंट्रेशन 57,000 पे है, 56,500 पे भी है। पिछले 3 दिन से बैंक निफ्टी का जो बार बार कोलैप्स आ रहा है वो 200 डेमा से आ रहा है। उसको ट्रांसलेट करिए आप वीकली चार्ट पे तो दैट्स एग्जैक्टली 20 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो निफ्टी के केस में था 24,515। दो नंबर्स पे आपको रिएक्शन देना है, आईसीआईसीआई बैंक और HDFC बैंक। लिखे आइए RS1। आशीष, सबसे टफ हर्डल इन नंबर्स के साथ अगर कोई है निफ्टी बैंक के लिए तो वह है RS1 की ट्रैजेक्टरी। क्या है? लेके आइए स्क्रीन पर है ये लेवल, दैट्स 889। ये बाइसेक्ट हुआ तो 57,090, और 57,090 क्रॉस हो गया तो निफ्टी बैंक के प्रोजेक्शंस में 500 से 600 पॉइंट और ट्रांसलेट हो जाएंगे टुवर्ड्स 589। और एक और चीज, फेलियर टू क्रॉस RS1 विल अगेन स्पॉन्सर ए डाउन साइड, और वो कहां तक आएगा? मेरी कमेंट्री में लिखा है 56,341 और माइट बी बेस 1। आशीष, ये रही बढ़िया सी निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। दोनों दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स के नंबर्स पे रिएक्शन, अभी कंचन से बातचीत कर लेंगे उस पे। अच्छा, एक बार इवेंट्स, वो मैंने रिजल्ट कैलेंडर दिखाया था इस हफ्ते का, आई स्टैंड करेक्टेड। 7 नहीं 8 निफ्टी कंपनी के नंबर्स हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऐड कर दिया है मैंने, फ्राइडे को रिलायंस के नंबर्स भी हैं। तो रिलायंस, इन्फोसिस, एक्सिस बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे सेकेंड हाफ पे सारे के सारे नंबर्स। खैर, आज स्टॉक स्पेसिफिक कौन सी बेट्स हो सकती हैं, इस पे बातचीत करने के लिए manasjaiswal.com के श्री मानस जायसवाल साहब जुड़ते हुए। मानस जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज के प्रेफर्ड आइडियाज। गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, बायोकॉन पे खरीदारी करनी है, जहां पर हायर टॉप हायर बॉटम का इंट्राडे चार्ट पे कंफर्मेशन है।
10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, वीकली चार्ट पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। तो डीमार्ट में 352 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 370 तक के टारगेट्स पॉसिबल है डीमार्ट में, माफ करिएगा बायोकॉन में, ये मैं बायोकॉन की मैंने बात की। जो दूसरा स्टॉक है वो डीमार्ट का है, जहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। लास्ट सेशन में भी मैंने रिकमेंडेशन दिया था, काफी बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट आया है। तो डीमार्ट पे खरीदारी करेंगे। 4569 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 4750 4750 के टारगेट सेट करने हैं। दो बढ़िया से बाय आइडियाज, बायोकॉन और रेवेन्यू सुपरमार्ट, दोनों में खरीदारी करने के कॉल, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, नोट डाउन करिए। मानस, थैंक यू सुबह से जुड़ने के लिए आपका। 8 बजे वापस आपसे मुलाकात होगी। आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज और सबसे इंपॉर्टेंट वो दोनों बैंकिंग मेजर्स, कैसे लगे नंबर्स? कंचन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए, आज बैंकिंग सेक्टर काफी फोकस में होना चाहिए बिकॉज एचडीएफसी बैंक के सैटरडे को नंबर्स आए हैं। नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन 9% का उछाल हमें देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी यहाँ पे हमें 3.5% तक बढ़ती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट जो एनपीएज है ये क्वार्टरली बेसिस में हमें ठीक होते हुए दिखाई दिए हैं, कम हुए हैं एनपीएज, और मार्जिन में यहाँ पे हमें बढ़त देखने को मिली है। आईसीआईसी बैंक के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे भी हमें उसी प्रिंट पे आते हुए दिखाई दिए हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन 8.5% की बढ़त है। नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे 8.5% बढ़ी है। एनपीएस यहाँ पे हमें इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। साथ ही साथ इस टाइम पे बात करी जाए मार्जिन्स की तो वो भी हमें सुधरते हुए दिखाई दिए हैं और डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है। येस बैंक के नंबर्स आए हैं। नंबर्स यहाँ पे भी ठीक ठाक देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन 44% की बढ़त देखने को मिली है। इंटरेस्ट इनकम भी 16% तक बढ़ी है। इनफैक्ट जो एनपीएस है ये भी हमें क्वार्टरली बेसिस पे सुधरते हुए दिखाई दिए हैं। 0.2% पे नेट एनपीए इनका जो रिपोर्ट है वो किया गया है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है ये भी हमें ठीक दिखाई दिए हैं। जियो फाइनेंशियल के नंबर्स की बात करी जाए तो क्वार्टरली बेसिस में नंबर्स यहाँ पे भी इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। रेवेन्यू में यहाँ पे अच्छी खासी बढ़त 13% की देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी यहाँ पे 18% तक बढ़ती हुई दिखाई दी है। ल्यूपिन आज आपके फोकस में होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे यूएस यूनिट को यूएस एफडीए से 3 ऑब्जर्वेशन जो है वो जारी की गई है। और बिंदो फार्मा बिकॉज यूएस एफडीए से यहाँ पे मंजूरी मिल गई है और साथ में जो इनकी दवाई है डेक्स्ट्रोमेथर्फेन, इसकी यूएस में करीब करीब $138 मिलियन का बिजनेस है। सिप्ला आपके फोकस में बिकॉज यूएस एफडीए ने गोवा प्लांट में फॉर्म 483 के साथ 2 ऑब्जर्वेशन को जारी किया है। तो बैंकिंग एंड फार्मा दोनों ही फोकस में। बिल्कुल ठीक है, ये सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स रखिए फोकस में और डिटेल में लिस्ट पे चर्चा कर लेंगे टॉप 20 में शो के उस पार जब पहुंचेंगे। ब्रेक ले रहा हूं इस समय। ब्रेक के उस पार आज कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा साहब होंगे। डॉक्टर देओरा बताएंगे आपको आज की बढ़िया से कमोडिटी कॉल्स। रवि जी गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं बस। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। डबल अप की सेकंड प्लेट दिखा देता हूं। वीकेंड का नॉइज कट करें, अदरवाइज बहुत वेरी वेरी क्योंकि खबरें ऐसी आई थी एकदम से ऐसा लगा सब कुछ स्टेटस को हॉर्मोन्स खुल गया, तो वो कहानी अलग हो गई। अब और तब और अब पिक्चर क्लियर कर देगा। हमने जहां छोड़ा था मोटा मोटी सब कुछ वहीं पे आता हुआ। यूएस डॉलर इंडेक्स बस थोड़ा सा और इंच अप कर गया है, तो सोना और चांदी थोड़ा सा करेक्टेड नजर आएंगे, लेकिन लार्जली वो भी वहीं आके खड़े हो गए हैं। सारे वेरिएबल्स आपकी स्क्रीन पर, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांड नीचे लिखा हुआ है, जहां छोड़ा था बिल्कुल उसके करीब आ गए। सारा मामला वहीं के वहीं बैठ गया है। अब ऐसे में फिर इस तरह के न्यूज फ्लोज और कंफ्यूजिंग न्यूज फ्लोज के बीच में ट्रेडिंग का कंफर्ट कहां पे आ रहा है, रवि जी बताएंगे। रवि जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली काफी न्यूज फ्लो है। आई थिंक मंथ के जिस हिसाब से पूरा यू टर्न हुआ वीकेंड में, एंड मंथ के पहले न्यूज ट्रम्प की ओर से आई होती तो शायद ये कंफर्म होती, बट इस टाइम पहली बार ऐसे हुए कि न्यूज ईरान से आई और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोलने की बात की, बट उसके बाद पूरा मामला चेंज हो गया और आज सुबह में फिर से कन्फ्रंटेशन आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़े एनर्जी पैक का पॉजिटिव रह सकते हैं। हालांकि लास्ट सेशन में जब हम क्लोज हुए थे उसके 5-6% ऊपर ही क्रूड चल रहा है, तो अच्छे गैप अप ओपनिंग की तैयारी है। फॉलो बाइंग नेचुरल गैस में आता दिख सकता है। नेचुरल गैस बाय करे 248 पे 255 का टारगेट होगा एंड 245 का स्टॉप लॉस लगाए। एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड कैटेगरी में यहाँ से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। वही मेटल्स का ये इवेंट के साथ थोड़ा कोरिलेशन उल्टा है। आई थिंक जब भी कोई जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट यहाँ पे खराब होते हैं, मींस का रिस्क बढ़ता है, तब मेटल्स के प्राइसेस सप्लाई के कंसर्न की वजह से ऊपर आते हैं और इसमें ज्यादातर एल्यूमिनियम का कोरिलेशन अच्छा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आता हुआ दिख सकता है
एल्यूमिनियम अप्रैल वायदा बाय करे, टारगेट 367 होगा, 358 का स्टॉप लॉस लगाए। परफेक्ट रवि जी, थैंक यू। नेचुरल गैस और एल्यूमिनियम दोनों में खरीदारी करने के कॉल, लेवल्स आपकी स्क्रीन पे, खासतौर पे स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करें। आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंडे का, अच्छा मंडे का दिन तो ठीक है भाई, आपको, आपके परिवार को अक्षय तृतीया की खूब खूब शुभकामनाएं, बधाइयां। वेस्ट एशिया क्राइसिस से रिलेटेड अपडेट्स का इंतजार रहेगा। अगर यूएस का डेलीगेशन आज पाकिस्तान पहुंच रहा है कल टॉक्स के लिए, तो उससे रिलेटेड अपडेट कि ईरान के डेलीगेशन की खबर क्या है, वो सारे अपडेट्स चैनल पे पता चलते रहेंगे आपको, उस पर सबसे इंपॉर्टेंट नजर आएगी हमारी। दूसरा, यूएस में आज से एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लान करा है टैरिफ रिफंड सिस्टम लॉन्च करने का। वो यूएस इंपोर्टर्स को 166 बिलियन डॉलर्स रिफंड करने, ये उसी के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन करा था, वो सब हिस्ट्री है, फरवरी में आपको याद होगा। वो पैसे अब मिलना शुरू होंगे उनके इंपोर्टर्स को। ट्रेड नेगोशिएशंस भाई साहब, इंडिया यूएस हाई लेवल ट्रेड टॉक्स आज से वॉशिंगटन में रिज्यूम करने जा रहे हैं। ये वैसे यूएस एम्बेसडर सर्जियो गौर ने बीच में इंडिकेशन दे ही दिए थे कि आज से बातचीत की शुरुआत होने वाली है। आज से 3 दिनों की वार्ता है। मैं वीकेंड पे जाने से पहले, वीकेंड में इनफैक्ट पढ़ रहा था कि यूएई में नॉर्मलसी लौट रही थी। आज से इन पर्सन, अब तक क्या ऑनलाइन स्कूल्स कर दिए तो उन्होंने, ये सब अटैक्स के बीच में, आज से इन पर्सन लर्निंग की शुरुआत होनी थी। तो अगर नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारा अब ज्यादा घबराए ना। रिजल्ट रिएक्शन तो काफी सारे हैं, वो छोड़ रहा हूं। आज नतीजों में निफ्टी का कोई नहीं है, कल से शुरू होंगे। वायदा में पीएनबी हाउसिंग है, कैश में कुछ इंपॉर्टेंट ग्रो और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे नंबर्स अवेटेड होंगे। 2 बोर्ड मीट से सैटर्न क्रेडिट केयर और स्पंदना स्फूर्ति की, लेकिन दोनों फंड रेजिंग और दोनों एनसीडी के थ्रू, तो पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, कोई स्टॉक इंपैक्टिंग नहीं है। पीएम मोदी आज पीएम मोदी साउथ कोरियन प्रेसिडेंट के साथ बायलैटरल टॉक्स करेंगे। आज वो इंडिया आए हुए हैं, 11:30 बजे से वो बायलैटरल बातचीत की शुरुआत होनी है। खैर, गिफ्ट निफ्टी के संकेत 100 पॉइंट के गैप के साथ हम लोग आज इस नए हफ्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं। 0.5% ऊपर ही खुलेंगे भैया। इस पॉजिटिव नोट पे शो समेटते हैं, ब्रेक के उस पार लेके लौटेंगे टॉप 20 आज का। नमस्कार।